गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुने। आज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविएशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट। आपने डी ब्रॉगली वेव थ्योरी पढ़ा था। डी ब्रॉगली ने एक बड़ा काम किया था, मैटर वेव का खोज किया था, मैटर वेव। लेकिन उन्होंने सिर्फ थ्योरी दिया, कोई प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया। किसने? डी ब्रॉगली ने। सिर्फ थ्योरी देखकर छोड़ दिया। दो साइंटिस्ट, डेविएशन और जर्मर, इन दोनों ने मिलकर डी ब्रॉगली के वेव थ्योरी को एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई किया। वही एक्सपेरिमेंट जो है काफी फेमस हुआ, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट 1927 में। ऐसे ये लगता है कि ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड नहीं लिखता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए या फिर सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है, बड़ा काम हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है, इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा सबसे पहले वेरीफाई किया। किसने किया? डेविएशन और जर्मर। इसके बाद फिर थॉमस ने भी किया था, लेकिन जो पहला किया उसका नाम लेते हैं हम लोग। द डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ? क्या इलेक्ट्रॉन जो मोशन में है वह वेव प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? वेव। इसके लिए क्या क्या एपरेटस लिया गया? इसके लिए जो एपरेटस लिया गया दोस्तों, उसके लिए एक कैथोड लिया गया, जो टंगस्टन का बना हुआ कैथोड। एक एनोड लिया। क्या लिया? एक एनोड। एक निकल का क्रिस्टल, निकेल क्रिस्टल। और एक वैक्यूम चैम्बर बनाया गया, वैक्यूम चैम्बर। उसी वैक्यूम चैम्बर के अंदर ये देख रहे हैं कैथोड है और ये एनोड है, दोनों मिला के दोनों का नाम हो जाता है इलेक्ट्रॉन गन। इस दोनों को इलेक्ट्रॉन गन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों मिला करके क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ गन से आप गोली छोड़ते हैं, यहाँ से क्या छोड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉन गन। ये कैथोड है, देखिए इसको नेगेटिव से जोड़ा गया है, टंगस्टन का बना हुआ कैथोड है। यहाँ अलग से भी सेल जोड़ते हैं, और फिर यहाँ देख सकते हैं आप एक दूसरा प्लेट लिया गया है, जिसको पॉजिटिव पोल ऑफ सेल से जोड़ करके इसको एनोड बनाया गया है। जब आप यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ये पूरा वैक्यूम चैम्बर है और ये निकेल क्रिस्टल को रखे गए हैं, निकेल क्रिस्टल को। तो दोस्तों जब स्विच ऑन किया गया, और यहाँ एक रोटेटिंग स्केल है जिसको कलेक्टर कहते हैं, ये रोटेट करता है, फ्रीली मूव कर जाता है। इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है, इसमें एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया होता है। तो होता क्या है कि जब स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन इस निकेल क्रिस्टल से टकरा करके ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट वेव्स बहुत छोटे पार्टिकल से, जिनका वेवलेंथ काफी कम होता है, जिसका लेंथ काफी वेवलेंथ के इक्वल होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल लगभग, तब वैसे कंडीशंस में ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के दोनों, तब उस कंडीशंस में लाइट वेव्स उस ऑब्जेक्ट के एंड से मुड़ जाती है। उसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट वेव बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट से टकराती है
तब लाइट वेव्स उस ऑब्जेक्ट्स के दोनों एंड से क्या होती है, मुड़ती है। इस घटना को कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अम्मार क्या कहाँ खोया हुआ है? पहली बार हमको बहुत टोकना पड़ा आपको, क्या हो गया? तो बाइक से भी वहीं नीचे ही देखो, कोर्ट में होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज को बदल बदल करके भी वोल्टेज है और आई जो है करंट नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम है आई। दोनों के बीच ग्राफ खींचा गया तो देखा जाए कि ये 54 वोल्ट और 50 डिग्री एंगल पे ये सबसे ज्यादा पूरा कर्व सा बनना है। क्या बनना है? कर्व सा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ग्राफ कर्व सा आ रहा है। तो किसी भी वेव का जो ग्राफ होता है आप देखते हैं ना, कर्व सा आता है, साइन कर्व आता है, कॉस कर्व आता है। तो कर्व आ रहा है इसका मतलब है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन बीम्स उसके अंदर वेव का नेचर है। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रॉन बीम्स के अंदर कौन सा नेचर है? वेव नेचर। डी ब्रॉगली ने सिर्फ थ्योरी देके छोड़ दिया था और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। तो सबसे ज्यादा ये जो मूर्ति है वो कितने पे? 54 पे। धीरे धीरे मुड़ना शुरू किया, फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा मुड़ा, फिर कम होना शुरू हो जाता है। जैसे आप साइन कर्व में देखते हैं, फिर ऊपर जाता है, मैक्सिमम होता है, फिर कम होना शुरू होता है। तो वही यहाँ पे ग्राफ आया। तो इस ग्राफ से पता चला कि इलेक्ट्रॉन बीम्स के अंदर वेव का नेचर है। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने, डेविसन और जर्मर ने, सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव का नेचर है। अब आइए एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स पेज नंबर 435 क्वेश्चन नंबर 12.1 12th एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन है। इसमें फिल अप द ब्लैंक्स दिए गए, खाली जगहों को भरना। पहला क्वेश्चन क्या है कि थॉमसन एटम मॉडल और रदरफोर्ड एटम मॉडल, दोनों में एटम का साइज क्या अलग अलग था या सेम था? दोनों ने एटम का साइज क्या बताया? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम। तो कोई डिफरेंट नहीं था, साइज दोनों ने सेम ही बताया। थॉमसन ने भी और रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो पूछ रहा क्या अलग अलग बताया था कि सेम बताया था? कोई डिफरेंट था कि नहीं था? तो क्या कहेंगे? नो डिफरेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ो तो जी क्वेश्चन यूसुफ। तो देखिए रदरफोर्ड एटम मॉडल में आप देख रहे थे कि वो स्पाइरल पाथ पे घूम रहा था और धीरे धीरे वो कोलैप्स कर जाता था, रदरफोर्ड एटम। जबकि आप याद कीजिए थॉमसन एटम मॉडल में को कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड जस्ट लाइक सीड ऑफ वाटरमेलन। सीड ऑफ वाटरमेलन, इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, मतलब वो पूरा स्टेबल है, पूरा रेस्ट में है। तो ये स्टेबल वाला जो है ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, रेस्ट में होते हैं, कोई मोशन में नहीं होता है। ये किसने बताया था? थॉमसन ने। और उसकी वेलोसिटी लगातार घट रही है, सेंटर की तरफ वो जा रहा है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। यही पूछ रहा है कि ये ग्राउंड स्टेट में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है, ये किसने बताया? थॉमसन ने। और ये जब ऑर्बिट में घूमता है तो इस पे एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, नेट फोर्स लगता है, वो किसने बताया? रदरफोर्ड ने। अगला पढ़ो क्वेश्चन। तो आपने रदरफोर्ड एटम मॉडल में ही देख रहा था कि एटम लास्टली क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन लास्ट में स्पाइरल पाथ पे चक्कर घूम रहा था और लास्टली ये जाके कोलैप्स कर जाता था। क्या कर रहा था? कोलैप्स। तो किसमें हो रहा था? ये रदरफोर्ड एटम मॉडल। ये बहुत बड़ा डिमेरिट रहा है इसका। अगला क्वेश्चन।
in a dash but has a highly non-uniform mass distribution in dash. देखो दोनों ने कहा कि जो मास होते हैं ना वो किस में होते हैं, प्रोटॉन में होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में होते हैं। ये दोनों का सेम कहना था। ज्यादातर मास किसमें है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में। ये थॉमसन ने भी यही कहा और रदरफोर्ड ने भी यही, दोनों मॉडल में कह रहा है कि ज्यादा एटम का जो सारा मास है वो ज्यादातर मास, ज्यादा सारा तो नहीं कह सकते, ज्यादातर मास जो होता है एटम का वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में होता है। उस वक्त तो न्यूट्रॉन का खोज हुआ ही नहीं था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था। बाद में जाके 1932 में जब न्यूट्रॉन का खोज हुआ था। 12.2 नंबर कह रहा है अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट किए थे आप, उसमें क्या लिए थे, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल लिए थे। अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट में क्या लिए थे, नाखून रखने आए, गोल्ड फॉइल। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए आप साइंटिस्ट हैं, आपने कहा नहीं लेंगे गोल्ड, आप सॉलिड हाइड्रोजन लें, आप चौंक गए होंगे, हाइड्रोजन सॉलिड कैसे हो गया, हाइड्रोजन तो गैस है। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सॉलिड हाइड्रोजन ले रहे हैं, सॉलिड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को सॉलिड बना सकते कैसे, ठंडा करके, क्या करके, ठंडा करके। यहाँ 14K मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, 14 बिलो 14K, के क्या है, कैल्विन, कैल्विन स्केल का टेम्परेचर है ना, कितना 14K बिलो, उससे भी नीचे जाने पे हाइड्रोजन गैस सॉलिड बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉलिड। तो कह रहा है कि हम गोल्ड फॉइल नहीं ले, बल्कि क्या ले ले, सॉलिड हाइड्रोजन ले लें और उस पर हम अटैक करें अल्फा रे से। तो क्या एक्सपेरिमेंट होगा, होगा। देखो एक हल्की वस्तु है, एक भारी वस्तु है, अगर भारी वस्तु हल्की से टकराएगी तो क्या होगी, वो उड़ जाएगी, वो तो वहां पे रुकेगी नहीं। हीलियम तो भारी होता है, हाइड्रोजन क्या हल्का है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा, एक्सपेरिमेंट वो उड़ जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेस नहीं होना है इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है पास्चन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। पास्चन लेमन, पास्चन ब्रैकेट फोर्ड पढ़े थे ना पांच सीरीज, तो पास्चन सीरीज में हायर से कहां आता था, इसमें आता था थर्ड ऑर्बिट में। तो थर्ड ऑर्बिट में आना है, सबसे शॉर्टेस्ट निकालना है तो इन्फिनिटी से लाना है। कहां से लाना है, इन्फिनिटी से। अब ये फॉर्मूला पढ़ा है वेवलेंथ के लिए, इसमें आर का मान मालूम है ना, रिडबर्ग कांस्टेंट का मान वो पुट कर दे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, फोटोन एनर्जी लेवल, क्वेश्चन पढ़ो तो पूरा 12.4 नंबर क्वेश्चन पढ़ो तो। A difference of 220 electron volts separates two energy levels in an atom. दो एनर्जी लेवल है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो h न्यू होता है, जिसका मान दिया गया 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलिए, एच न्यू फॉर्मूला जानते हैं आप, एनर्जी का एनर्जी लेवल ये डिफरेंस होता है, उसका क्या मान होता है, एच न्यू, न्यू निकालना है, एच का सब मान मालूम है बेटा ये। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12.5 नंबर, टोटल एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ऑर्बिट में कह रहा है कि अगर इतनी किसी ऑर्बिट में -13.6, आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में इतना होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में ही इतना एनर्जी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होगा टोटल एनर्जी के, तो माइनस कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो ट्वाइस इनटू टोटल एनर्जी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आपका 12.6 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, पहला ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। देखो सो रही है वो, नेहा क्या नाम है, अभी कुछ होने का टाइम है। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके फोर्थ ऑर्बिट में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से जंप करके कहा जा रहा है, फोर्थ ऑर्बिट में। यहां से जंप करके जा, वो फोटोन गेन कर रहा है
और यहाँ जंप कर रहा है, तो उस फोटोन का वेवलेंथ निकालना है, उस फोटोन का वेवलेंथ निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला आप पढ़े ही हो, 1/λ वेवलेंथ निकालना है आर। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 12.7 नंबर में कि पहला, दूसरा, तीसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड निकालना है और टाइम पीरियड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, किसको याद है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट निकालो, क्वेश्चन देखो। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट क्या फॉर्मूला आया था? अभी जो दिख रहा है वैसे क्या था? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? जेड स्क्वायर। क्या? एक आदमी बोलो, खड़ी हो बोलो, फॉर्मूला बोलो तो। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एच 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन जेड ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। था कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। जेड ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन। पहले ऑर्बिट में तो सब पता है, हाइड्रोजन है, Z1 है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है आपको, एप्सिलॉन नॉट का मान याद है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्बिट है, n1 वहां डाल दें। और फिर इसका आप टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो फॉर्मूला क्या होगा? एक कंप्लीट रोटेशन में दूरी जो होगी 2 पाई आर होगा, सरकमफेरेंस बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। टाइम इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई आर। एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, एक कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस क्या होगा? 2 पाई आर। वेलोसिटी हो गई v1, ये जो पहला निकाल रहे हो ये v1 हो जाएगा। आर निकालना थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाइए आर का 0.53 एल स्क्वायर बाई जेड, इससे आपको आसानी होगी। वो भी एंगस्ट्रॉम में होगा, उसको मीटर में फिर बदलना पड़ेगा। एंगस्ट्रॉम को मीटर में, इसमें थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन है, 10⁻⁻10 से गुना करना पड़ेगा। इसी तरह से सेकेंड, थर्ड सबका निकालने का रहा है, हम खाली एक का दिखाए, बाकी सबका आप कीजिए। सेकेंड ऑर्बिट n बराबर 2 लेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट का रेडियस है 5.3, इसको R1 भी मान सकते हो। ग्राउंड स्टेट पहला वाले को ग्राउंड स्टेट मानते हैं। तो सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट का। डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े हम लोग, R1/R2 बराबर N1/N2 का होल स्क्वायर, उससे बैठा दे। अगला क्वेश्चन फिर यही, एनर्जी दिया गया, वेवलेंथ निकालना है, इसमें बैठा दीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, आसानी से बना सकते हैं। पूरा बना क्या है देख रहे हैं? वालेकुम सलाम।